गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम इक्वालिटी का आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम दो स्टोरीज़ देखी थी इक्वालिटी में, जब इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था। एक हमने देखी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की और दूसरी देखी थी मिस्टर एंड मिसिस अंसारी की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किस तरीके से ट्रीट किया गया उनके स्कूल में वो हमने देखा था। उसके पीछे का रीज़न क्या था? बिकॉज वो दलित थे। दलित यानी माना जाता है लोअर कास्ट। ठीक है, दलित का मीनिंग होता है ब्रोकन। और जो मिस्टर एंड मिसिस अंसारी है उनको फ्लैट नहीं मिल रहा था रेंट पे। ठीक है, उनके पीछे का रीज़न क्या था? रिलीजन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी जो है वो प्रोसेस हो रही है, या फिर हम बोल रहे हैं फॉलो हो रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि इक्वालिटी जो है सभी लोगों के बीच में होनी चाहिए, चाहे वो लॉ में हो चाहे वो कास्ट हो। ठीक है, कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी कभी नहीं करनी चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है ये सारी चीज़ें रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फॉलो होती है। ठीक है, रूरल एरियाज़ यानी पता है विलेज एरियाज़ वगैरह, जबकि अर्बन एरियाज़ में ये सारी चीज़ें तुमको कभी भी नहीं देखने के लिए मिलेगी। रूरल में इसलिए हो रही है आज भी बिकॉज़ वहाँ पे जो है इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, लिटरेट लोग कम है, पढ़े लिखे को लोग कम है। ठीक है, तो मेन है कि अगर लिटरेसी बढ़ जाए तो शायद रूरल एरियाज़ में भी ये सारी चीज़ें जो है बंद हो जाए। ठीक है, चैप्टर के आगे के ये तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है, किसी पर्सन की डिग्निटी कहते हैं, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी को कैसे फॉलो किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या क्या मेजर स्टेप्स ले रही है ताकि जो है कंट्री के अंदर इक्वालिटी जो है फॉलो की जाए। फिर इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, तो क्या सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पे इक्वालिटी या इनइक्वालिटी के इश्यूज़ जो हम हमेशा बने रहते हैं, या दूसरी कंट्रीज़ में भी होते हैं ऐसे इश्यूज़, तो वो हम देखेंगे। क्लियर? रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तुम डिग्निटी का सिंपल मीनिंग समझ सकते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, किसी बंदे की सेल्फ रेस्पेक्ट। तो कोई अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से जो है कुछ काम नहीं करेंगे, या फिर कुछ जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई एक पुअर पर्सन है, ठीक है, जैसे शू शू पॉलिश जो करता है। अगर जैसे शू पॉलिश कर रहा है, मैं एक सीन बता रहा हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है ये। और मान लेते हैं जिसके शू पॉलिश किए वो पर्सन उसे पैसे दे रहा है, लेकिन उसने पैसे उसके हाथ में नहीं दिए, उसने ज़मीन पे फेंक दिए। तो जो शू पॉलिश कर रहा था उस लड़के ने उठाए नहीं पैसे। क्यों नहीं उठाए? बिकॉज वो उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करेगा। ठीक है, वो ज़मीन पे पड़े हुए पैसे नहीं उठाएगा। ठीक है, वो बोलेगा जिसके उसने शू पॉलिश किया वो उसे बोलेगा कि भाई तुम मुझे मेरे हाथ में दो पैसे। ठीक है, ये क्या है ऐसे ज़मीन पे फेंक देना। ठीक है, तो डिग्निटी को हर्ट करना यानी किसी भी पर्सन के सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करना। तो इंडिया में क्या है, ज़्यादातर पीपल जो है वो लोग अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं, या तो उनके कास्ट की वजह से, या रिलीजन, या फिर बैकग्राउंड, या फिर आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, इन सारे रीजंस की वजह से जो लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे, तो कास्ट के बेसिस पे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को ट्रीट किया गया था अनइक्वली, रिलीजन के बेसिस पे अंसारीज को ट्रीट किया था अनइक्वली। ठीक है, तो जब पर्सनस को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो उनकी डिग्निटी जो है वो वायलेट हो जाती है। ठीक है, व्हेन पर्सनस आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। अब अंसारीज को भी केस देख लो, तो जैसे प्रॉपर्टी डीलर ने उनको बोला था कि भाई आप सरनेम चेंज कर दो तो जो है तुमको आसानी से घर जो है रेंट पे मिल जाएगा। लेकिन अंसारीज की सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से जो है उन्होंने वो चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, दे रिफ्यूज़ टू चेंज देयर नेम बिकॉज वहाँ पे उनकी डिग्निटी बीच में आ रही थी। अगर वो लोग चेंज कर देते अपना नाम तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं की नहीं रह जाती। ठीक है, वो खुद की नज़रों में ही घिर जाते। ठीक है, तो इसलिए जो है अंसारीज ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो नेम चेंज नहीं करेंगे, चाहे उनको 1 महीना लग जाए। ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद फिर उनको खुद के ही नाम के बलबूते पे जो है वहाँ पे उनको रेंट पे एक फ्लैट मिल गया। ठीक है, तो डिग्निटी के ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसकी डेफिनेशन आती है। तो हम यहाँ पे यही समझाएंगे की कोशिश करेंगे डेफिनेशन के अंदर कि डिग्निटी मीन्स इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर्स में सेंड करूँगा तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में तुम लोगों को जो है सेंड कर दूंगा वर्ड फाइल के अंदर। हमारा अगला टॉपिक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी के लिए क्या क्या लॉज है, क्या क्या नियम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हर एक बंदा, ठीक है, एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉज, बिफोर एवरीथिंग।
everyone including male and female, all caste, religion, tribes, educational and economic background are recognized equal। यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी शो की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या ऐसा कुछ, ठीक है। जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस के पहले ये सारी चीज़ों का प्रोविजंस नहीं था, जब ब्रिटिश के अंडर में था इंडिया, ठीक है, तब धीरे धीरे ये सारे लॉज बनने लगे थे। यानी ऐसा नहीं कि पहले से ही जो है इक्वालिटी जो है इंडिया के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये सारी चीज़ें जो है लीगल हुई है। लीगल इन द वे कि मतलब सभी लोग जो है आइधर कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हो, वो सारे ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है, ठीक है। तो किस तरीके से इक्वालिटी फॉलो की गई वहाँ, सबसे पहले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो लॉ है वो सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो या फिर जो कांताबाई हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर। तो लॉज के सामने सभी लोग इक्वल है, ठीक है। जो लॉज है उसके लिए सभी लोग, उसके सामने सभी लोग इक्वल है। अगर कोई क्राइम करता है, अगर कांताबाई कोई क्राइम करती है या प्रेसिडेंट कोई क्राइम करता है, तो दोनों के लिए सज़ा इक्वल होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसा मूवीज़ में बहुत बार दिखाते हैं ना कि जैसे मिनिस्टर का बेटा है, उसने क्राइम किया, लेकिन मिनिस्टर की बहुत अच्छी पहचान होती है तो उसको कुछ ना कुछ तो बचा लेते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन मूवीज़ में ऐसा दिखाते हैं कि वो बच जाता है क्राइम करने के बाद भी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। मूवीज़ में ऐसा दिखाते हैं कि पावर को यूज़ करके वो बच जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये देखने के लिए ज़रूर मिलता है कि लॉ उसके लिए भी इक्वल ही है। कोई मिनिस्टर है, उसने भी अगर कुछ उल्टा सीधा काम किया है, तुमने देखा होगा आए दिन पेपर में आता है, ठीक है, कि पुराने जो भी आईएएस ऑफिसर्स वगैरह थे, उनके पुराने पर्चे जब भी बाहर निकलते तो उनको फिर गिरफ़्तार किया जाता है, ठीक है। पहले के 10 साल पहले का कुछ भी गोलमाल किया है तो अगर अभी अगर पकड़ में आ गया तो उन्हें जेल में डाला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये समझ में आ गया होगा सबको कि लॉज के लिए सभी लोग इक्वल है, ठीक है। लॉ सभी पे अप्लाई होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सभी पे अप्लाई होते हैं इक्वली। दूसरा, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। हम किसी भी पर्सन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसके रिलीजन के बेसिस पे या फिर उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तीसरा पॉइंट, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, एग्जाम्पल प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट। तो एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस यानी हर कोई अलाउ है कहीं पे भी जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा एक्चुअली रूरल एरियाज़ में था पहले कि जैसे जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो कुएं का पानी नहीं पी सकते, ठीक है। ऐसा मूवीज़ में देखा होगा, पुरानी मूवीज़ जो आती है उसमें, कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें कुछ जगह पे जाने का रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। वो गांव का जो कॉमन कुआं रहता है जहाँ से सभी लोग पानी निकालते हैं, वो लोग वहाँ से पानी नहीं भर सकते हैं। तो ऐसा रूरल एरियाज़ में था पहले, ठीक है। लेकिन ये प्रोविज़न अभी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि एवरी पर्सन को एक्सेस होना चाहिए कोई भी पब्लिक प्लेसेस यूज़ करने के लिए, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, कोई वेल हो, ठीक है। फिर फोर्थ है अनटचेबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को भी जो है एबोलिश कर दिया गया है। इट इज़ अ क्राइम, अगर ये कहीं फॉलो होता है तो वहाँ पे जो है उस पर्सन के ऊपर केस बन सकता है, ठीक है, जो भी इस चीज़ को जो है फॉलो करवा रहा है अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं अछूत। यानी कुछ लोगों को छूते नहीं हैं, ठीक है, बोलते हैं आप अछूत है, मतलब हम आपको छू नहीं सकते, बिकॉज हम आपको छू लेंगे तो मतलब वो हम जो है इम्प्योर हो जाएंगे, ऐसा मानते थे लोग, ठीक है। तो वो चीज़ जो है अब एबोलिश करती गई है। तो ये 4 तरीके से जो है इक्वालिटी जो है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर फॉलो की जा रही है। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स रन किए ताकि और अच्छे तरीके से इक्वालिटी को फॉलो किया जा सके, और अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सभी को लोगों के लिए वो अवेलेबल हो सके। तो गवर्नमेंट जो है 2 तरीके से इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करती है। सबसे पहले तो थ्रू लॉज बनाती है ताकि इक्वालिटी जो है फॉलो हो कंट्री के अंदर। दूसरा है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स या स्कीम बनाई जाए तो जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है, ठीक है, जिनके पास जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास रहती है, ठीक है, जिनके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं रहते, उनके लिए ऐसे स्कीम्स निकाले जाए ताकि उन्हें हेल्प मिल सके, ठीक है। तो वन ऑफ द प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने रन किया था वो था मिड डे मील स्कीम। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या था, जो भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स है सारी की सारी, वहाँ पे जो चिल्ड्रंस आते हैं उनके लिए लंच प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस स्कीम, इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच इज़ कॉल्ड मिड डे मील स्कीम।
ठीक है। अब ये सबसे पहले जो है तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में। ये याद रखना है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि सबसे पहले जो है मिड डे मील स्कीम जो है कहाँ पे लागू किया गया था, तो दैट स्टेट वाज तमिलनाडु इन 2001। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सारे ही स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिया कि ये प्रोग्राम को जो है जल्द से जल्द अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करे, इंट्रोड्यूस करे विद इन द 6 मंथ्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे ही स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर कर दिया कि विद इन 6 मंथ जो है ये प्रोग्राम सभी स्कूल्स में रन होना चाहिए। यानी सभी गरीब जो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स है वहाँ पे जो चिल्ड्रंस को फ्री लंच मिलना चाहिए, ताकि जो गरीब परिवार के जो बच्चे आते हैं, ठीक है, जो मतलब घर से कुछ खाना खा के भी नहीं आते, भूखे आते, उन्हें अच्छे से खाना मिल सके। अब मिड डे मील स्कीम की वजह से बहुत सारे जो है एडवांटेजेस रहे, बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स रहे हैं। तो क्या क्या है वो हम पॉइंट वाइज देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। सबसे पहला, मोर पुअर चिल्ड्रन बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो क्या था, गरीब बच्चे जो है मतलब गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, एटलीस्ट वो लोग पेरेंट्स क्या सोचते होंगे कि चलो एक टाइम का खाना तो बच्चों का स्कूल में हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे पुअर चिल्ड्रंस जो है एनरोल करने लग गए स्कूल्स में। तो इससे अच्छा ही है कि लिटरेसी लेवल जो है वो बढ़ेगा, और रेगुलरली वो लोग स्कूल अटेंड करते थे, छुट्टियाँ वगैरह नहीं लगाते थे। पॉइंट है, पहले क्या होता था, पहले जो बच्चे हैं वो घर जाते थे दोपहर में लंच करने के लिए, और जब घर जाते थे तो फिर वो आफ्टरनून की जो क्लास है वो अटेंड करने के लिए वापस स्कूल आते ही नहीं थे। तो अब क्या हुआ, अब जो है उनको घर जाने की ज़रूरत नहीं, यानी बच्चे पूरा दिन स्कूल में ही रहते हैं, उनको लंच जो है स्कूल में ही मिल जाता है। तो अटेंडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई। अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो टू होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। नाउ द केस इज़ रिवर्स, द अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। पुअर फैमिलीज थी तो इनकी मदर्स जो है वो भी वर्किंग थी। तो पहले क्या होता था, मदर्स का जो वर्क है वो इंटरप्ट हो जाता था, ठीक है। मदर्स को भी दोपहर में अपना काम छोड़ के जो है घर पे आना पड़ता था खाना बनाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। बट नाउ देयर मदर वर्क इज़ ऑल्सो नाउ नॉट इंटरप्टेड टू फीड देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डे। अब उनका काम भी जो है इंटरप्ट नहीं होता है, इज़ नॉट इंटरप्टेड। फोर्थ है, इस मिड डे मील स्कीम की वजह से जो है कास्ट प्रेजुडिस जो पहले काफ़ी होता था, प्रेजुडिस यानी कास्ट की वजह से जो बच्चों के बीच में हेट्रेड की भावना होती थी, ठीक है, वो भी कम हो गई। बिकॉज जो है लोअर और अपर कास्ट के जो बच्चे हैं वो साथ में मेल बैठ के जो है ये मील खाते थे, ठीक है। तो जब साथ में बैठ के मील खाते थे तो उनके बीच में फ्रेंडशिप वगैरह ज़्यादा होने लग गई, क्लियर है। तो इसकी वजह से कास्ट प्रेजुडिस जो है वो भी काफ़ी कम हुआ। फिफ्थ पॉइंट है, कुछ कुछ जगह पे जो है दलित वुमेंस को जो है एम्प्लॉय किया गया, ताकि वो लोग कुक कर सके ये मिड डे मील को, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दलित वुमेंस को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हो गए हमारे बेनिफिट्स बोल सकते हैं या फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। एक और है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है, इट रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। तो पहले क्या था, बच्चे जो पुअर स्टूडेंट्स जो थे वो खाली पेट स्कूल आते थे, घर से कुछ नाश्ता वगैरह करके नहीं आते थे, ठीक है। और भूख के कारण जो है वो लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते थे। तो अब क्या हो गया, मिड डे मील स्कीम की वजह से जो है उनकी जो हंगर है वो भी कम हो गई, और अब जो है वो लोग बेटर कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर। पहले उनके स्टमक्स जो है खाली रहते थे। तो ये टोटल 6 प्लस पॉइंट्स रहेंगे बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम में। ये पूछा जाता है 3 मार्क के अंदर या फिर 4 मार्क के अंदर। तो अकॉर्डिंगली मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें वहाँ पे पॉइंट्स लिखने रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि इक्वालिटी जो है वो फॉलो की जा सके, इनइक्वालिटी ना हो कंट्री के अंदर। लेकिन फिर भी अभी लोगों के जो एटीट्यूड है वो अभी तक चेंज नहीं होता है, एटीट्यूड चेंज होने में टाइम लगता है। क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी फॉलो होती है वो लोगों की वजह से ही फॉलो होती है। तो लोग अगर अपना एटीट्यूड चेंज कर ले, ठीक है, हम सभी एक दूसरे को मतलब अलग कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे ना देखें, जबकि ये नज़रिए से देखें कि हम सभी जो है इंसान हैं, ठीक है, तो शायद ये इक्वालिटी जो है हम फॉलो कर पाए। तो इक्वालिटी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉलो कर पाना एक कंटिन्यूस स्ट्रगल बना हुआ है आज के टाइम पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, दैट इज़ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इसके बाद हम देखेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो क्या सिर्फ इंडिया में ही सारे प्रॉब्लम्स भरे पड़े हैं, बाहर की कंट्रीज़ में नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर की कंट्रीज़ में भी पहले ये सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कम किए जा सके या फिर जड़ से मिटाए जा सके। अब हम देखेंगे कुछ पिक्चर्स जो कि टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले ये वाला एग्जांपल जो मैंने भी बताया था अभी, ठीक है, तो ये भी एक मूवी का सीन दिया है पिक्चर में। 1975 में दीवार एक पिक्चर थी, ठीक है। तो पहले पिक्चर में दिखाया गया किस तरह से एक आदमी जो है बच्चे के पास से शू पॉलिश करवा रहा है, फिर उसने जो है पैसे नीचे फेंक दिए तो वो बच्चा खड़ा हो गया, उससे बहस करने लगा, ठीक है। और वो बच्चे ने फिर उसने अपने हाथ में पैसे लिए। A boy who works as a shoe shine refuses to pick up a coin thrown at him. He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fee be given respectfully, ठीक है। तो इस तरह उसकी डिग्निटी हर्ट हो गई, इसलिए उसने उस मालिक को कहा कि भाई मुझे पैसे ऐसे जमीन पे फेंक के मत दो, मुझे मेरे हाथ में दो, ठीक है। ये दूसरा पिक्चर है, तुम्हें यहाँ पे बताना है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये तीन चार लोग जो है एक हैंडीकैप पर्सन को, उसकी जो व्हील चेयर है उसको सीढ़ियों से उठा के नीचे रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स। डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस, ठीक है। अबव लॉ यानी कि जो हमारा जो लॉ है, ठीक है, डिग्निटी वाला, इक्वालिटी वाला। तो व्हाट डज टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल फॉर हिम। How would his being carried down the stairs affect his dignity as well as his safety? देखो इसकी डिग्निटी को तो ठेस पहुंचती है, बाकी लोग इसको देखते हैं, इसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचती है। ऊपर से सेफ्टी की बात करें तो ये सेफ भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से मे भी ये चारों पांचों लोग गिर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का पैर कहीं अटक गया तो सभी को कुछ ना कुछ चोटें लग सकती है, ठीक है। तो इस तीसरे सवाल का तो जवाब मैंने बता दिया। दूसरा सवाल जो है व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल फॉर हिम। तो क्या कर सकते हैं, तुम लोग बता सकते हो कोई आइडिया। तो जैसे कि वो जो आते हैं ना, ये मॉल्स में होते हैं, रैंप होते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ बना सकते हैं ताकि ये खुद से चढ़ सके या उतर सके, ठीक है। तो ये चीज है, इस तरह मतलब ये भी एक डिग्निटी इसकी हर्ट हो रही है, ये वाला एग्जांपल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। हैंडीकैप पर्सन के लिए सारी चीजें फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमारे पार्लियामेंट का पिक्चर है, तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो। तो पार्लियामेंट इज अ कॉर्नर स्टोर ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी क्या, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पिलर के अंदर जो है बहुत सारे लोग खड़े हो, और सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग तुम्हें दिखेंगे। बीच में जैसे एक पगड़ी पहन के है, तो वो शायद गांव राजस्थान शहर का लग रहा है, कोई सूट बूट पहन के। कुछ लेडीज है, कुछ वर्कर्स टाइप में लेडीज दिख रही है, ठीक है। कुछ सब अलग अलग टाइप के, कुछ फार्मर जैसे लोग दिख रहे हैं। यानी यहाँ पे हम क्या दिखाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, कि ये पार्लियामेंट जो है इसके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो लोकसभा जो काम करती है, ठीक है, जैसे 545 मेंबर्स है, वो सब हमारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स है जिनको हमने वहां भेजा है ताकि वो लोग गवर्नमेंट को प्रॉपरली रन कर सके। ये मिड डे मील स्कीम का पिक्चर दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तुम देख सकते हो कैसे जमीन पे सारे ही बच्चे एक साथ बैठे हैं आमने सामने, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक लेडी जो है उन्हें थाली के अंदर जैसे राइस है जो उनको परोस रही है, ठीक है। तो चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील एट द गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का पिक्चर है, जहाँ पे बच्चों को जो है मिड डे मील स्कीम के अंडर में, देखो मिड डे मील स्कीम में खाली खाना प्रोवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं कि आलीशान होटल वगैरह बनाया जाएगा, एसी रूम होगा उसमें तुम्हें एकदम फर्स्ट क्लास खाना मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मिड डे मील स्कीम में नॉर्मल राइस, खिचड़ी, ये सब भी मिलता है, ठीक है। मतलब जो हम नॉर्मल जो लोग घर पे लंच डिनर खाते हैं, कुछ उसी टाइप का, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज भी नहीं होती गवर्नमेंट स्कूल में कि प्रॉपरली हॉल हो जहाँ बैठ के खाया जा सके। वो लोग इस तरीके से जमीन पे ही जो है चटाई वगैरह बिछा के बैठ के उसी पे खा लेते हैं। अब हम बात करेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़ में। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे यूएसए का, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए में क्या है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं, जिनके एंसेस्टर्स जो है वो स्लेव्स के रूप में जो है अफ्रीका से अमेरिका लाए गए थे। यानी पहले क्या होता था, लाइक 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में अमेरिका के अंदर खेती वगैरह का जो भी काम है, ठीक है, वहाँ के लोग उतनी मेहनत मजदूरी नहीं करते थे। वो लोग मजदूरी के लिए जो है अफ्रीका से स्लेव्स मंगाते थे, ठीक है। और वो सब जो स्लेव्स अफ्रीका से मंगाए गए थे वो धीरे धीरे फिर अमेरिका में ही बसने शुरू हो गए। तो जो स्लेव्स के जो आने वाली जो भी पीढ़ी है उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है हुज एंसेस्टर्स वर स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स अनइक्वल। वो लोग आज भी बताते हैं कि उनकी लाइफ जो है वहाँ पे अनइक्वली ट्रीट की जाती है, ठीक है। हालांकि उनके लिए एक लॉ पास किया गया था 1950 में,
तो 1950 के पहले तो और भी उनकी हालत ख़राब थी, ठीक है। 1950 में लीगली इक्वालिटी का राइट उनको दिया गया था, लेकिन बिफोर 1950 वो दोज वर नॉट इक्वली ट्रीटेड, ठीक है। तो बिफोर 1950 दे वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन यूएसए। दे वर डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। तो मतलब कोई लॉ भी नहीं था जो उन्हें जो इक्वालिटी देता है, मतलब लॉ के सामने भी उनको इनइक्वालिटी ही है, ठीक है। दे वर डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। लॉज जो है वो सिर्फ प्योर जो अमेरिकन है उनके लिए ही थे, ये अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नहीं थे, ठीक है। तो क्या एक तो सीन यहाँ बताया गया है, जैसे कि जब वो लोग बस में ट्रैवल करते थे तो क्या रूल था कि उनको बस में जो है सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठना रहेगा, ठीक है। आगे वाली सीट पे नहीं बैठ सकते, सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठना रहेगा। और वहाँ पे भी अगर कोई वाइट पर्सन आ गया जिसे बैठने की ज़रूरत है या फिर जिसे बैठना हो, हु विशेस टू सिट, तो फिर उन्हें जो है अफ्रीकन अमेरिकन को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये इनइक्वालिटी जो उनके लिए एक्सट्रीम कंडीशंस में फॉलो की जाती थी, इस तरीके से एक्सट्रीमली ये इनइक्वालिटी फॉलो की जाती थी अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। लेकिन ये 1950 के पहले था। 1950 में एक मूवमेंट लीड किया था रोज़ा पार्क ने। उसके बाद से जो है गवर्नमेंट ने इन लोगों की सुनी और इनके लिए जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ इन्हें भी दिया गया था। तो इस तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। एक जो रोज़ा पार्क है, ठीक है, उन्होंने एक दिन क्या किया, शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। तो एक दिन वो अपने पूरे दिन के काम काज से थक के अपने घर जा रही थी बस में, और वहाँ पे शी रिफ्यूज़ टू गिव हर सीट टू अ वाइट मैन। तो एक वाइट मैन आया बस में, उसने कहा मुझे सीट चाहिए, मुझे बैठना है, लेकिन रोज़ा पार्क ने अपनी सीट नहीं छोड़ी, ठीक है। तो उस दिन से जो है सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ अमेरिका के अंदर। द डे वॉज 1 दिसंबर 1955। तो इस दिन को क्या हुआ, रोज़ा पार्क शी रिफ्यूज़ टू गिव हर सीट टू अ वाइट मैन, ठीक है। और उसके रिफ्यूज़ल ने जो है पूरा एक नया ही मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। सभी अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बीच में ये भावना जगा दी कि नहीं, हम इस तरीके से अनइक्वल वे में ट्रीट नहीं किए जा सकते, ठीक है। हम लोग भी इंसान है यार, हमारे साथ भी इक्वली ट्रीट करो। हम क्यों खड़े हो जाए, हम पहले आके बैठे हैं और तुम बाद में आ रहे हो, तुम बोल रहे हो हमें सीट चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके से अनइक्वालिटी फॉलो की जाती थी, ठीक है। तो रोज़ा पार्क ने जो स्टार्ट किया था सिविल राइट मूवमेंट, जिसकी वजह से जो है अफ्रीकन अमेरिकन को जो है अपना हक मिला अमेरिका के अंदर। तो इसको कहा जाता है सिविल राइट एक्ट। तो सिविल राइट एक्ट पास हुआ, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे हक दिए गए। अब ये क्या क्या हक दिए गए उन लोगों को वो हम देखेंगे। तो सिविल राइट एक्ट जो है 1964 में पास हुआ। ध्यान से देखो, 1955 में जो है रोज़ा पार्क ने मना कर दिया था सीट देने से, और उसके 9 साल के बाद जो है उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, जो सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसका अंजाम जो है नतीजे पे पहुंचा। तो सिविल राइट एक्ट के हिसाब से जो है देयर वाज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस या फिर रिलीजन या फिर नेशनल ओरिजिन, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन जो है, अफ्रीकन अमेरिकन इसलिए बोल रहे क्योंकि पहले वो अफ्रीका में थे और फिर वो अमेरिका में रहने लग गए, ठीक है। तो ये नेशनल ओरिजिन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया गया था। और जो स्कूल्स थी वो सभी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस के लिए भी खोल दी गई। पहले क्या होता था कि उनके लिए सेपरेट स्कूल्स रहती थी, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन लोग बच्चों को जो है सेपरेट स्कूल में पढ़ना पड़ता था। तो नाउ दे नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑल्सो। बट अगर हम बात करें तो अभी भी ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग रहते हैं यूएसए के अंदर, वो पुअरेस्ट है, मतलब सबसे कम पैसे कमाते हैं या फिर पुअर है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग प्राइवेट स्कूल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अफोर्ड कर पाते हैं जो है गवर्नमेंट स्कूल्स। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, वहाँ पे कम फैसिलिटीज़ होती है, दे डोंट हैव मैक्सिमम फैसिलिटीज़, दे हैव वेरी फ्यूअर फैसिलिटीज़। और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो भी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, दे आर पुअर क्वालिफाइड टीचर्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात करें कि अभी भी जैसे वो लोग अच्छी कंडीशन में नहीं रह पाते हैं, ठीक है, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जो वाइट लोगों के बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है, वाइट अमेरिकन के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके जितना उनको पढ़ाई नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, वो लोग भी आगे फ्यूचर में ग्रो कैसे करेंगे, वाइट पीपल ही ज़्यादा ग्रो करेंगे, उनको ही अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम मिल पाएगी क्योंकि ये लोग अच्छे स्कूल में ही नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी कि दूसरी कंट्रीज़ में भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती है। अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे पहली डेमोक्रेटिक कंट्री अमेरिका ही थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो है
थी पहले के ज़माने में, ठीक है, लाइक आज से 70 ईयर्स पहले। तो आज भी हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा जो है सभी जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो चल ही रहा है। मतलब पूरी तरीके से जो है इक्वालिटी जो है कोई भी कंट्री में अभी तक जो है फॉलो नहीं हो रही, या फिर वो उतना लेवल का अचीव जो है वो नहीं कर पाए हैं। ये पिक्चर है रोजा पार्क की, ठीक है, मतलब ये वही डिस्क्राइब करती है, मतलब ओरिजिनल पिक्चर में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो किस तरीके से उसने व्हाइट मैन को जो है अपनी सीट जो है देने से रिजेक्ट कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, ठीक है, ये सबसे लास्ट में दिया गया है तुम्हारे चैप्टर में, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, इसके अंदर है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 ही है जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है प्रोहिबिट की गई है, ठीक है, मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना, इस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट एंड और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो ये पूरी गाइडलाइंस देती है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम, ठीक है। तो स्टेट्स को ये गाइडलाइंस देता है आर्टिकल 15 के जो है ये सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। दूसरा जो है स्टेट को गाइडलाइन दिया गया कि नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, मतलब कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, इन सभी जगह सबको जाने देना चाहिए, कोई भी कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। या फिर द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड पब्लिक एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, ठीक है। तो ये सारी मतलब यहाँ पे यही बताना चाहता है कि कोई भी लोगों को जो है कहीं पे भी जाने का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये मतलब रेस के ऊपर पे या रिलीजन के ऊपर पे तुम रेस्ट्रिक्शन लगा दो भाई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो है इस जगह पे नहीं जा सकते, या फिर ये वेल का पानी यूज नहीं कर सकते, तो वो जो है नहीं करना है। दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही पॉइंट्स जो है तुम लोगों को नोटबुक में नोट कर देने रहेंगे, ठीक है।